हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, जिसके अंदर हम चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम करा रहे हैं ये पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपके नए सिलेबस के अंदर जो न्यू टॉपिक्स आए हैं उसको जो है न्यू टॉपिक्स के सीरीज़ के अंदर जो है कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अभी का लेक्चर। देखिए, बहुत से बच्चों को चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर के, चाइना का जो टॉपिक है ना आपका फोर्थ चैप्टर में, कि चाइना जो है किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने के रूप में एक नए देश के रूप में उभरी है, इसको लेकर के, चाइना को लेकर के बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको जो है पूरा बेसिक से लेकर के कराऊंगा। ठीक है, पूरा एडवांस तक, तो शुरुआत से समझते हुए चलिएगा एक एक चीज़। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बच्चों कि भारत जो है वो 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था। ठीक है, परंतु जो चाइना है, चाइना जो है 1949 के अंदर आज़ाद होता है, जब वहाँ पर क्रांति होती है। ठीक है, जिसको हम चीनी क्रांति भी बोलते हैं। वो जो चीनी क्रांति है वो जो है माओ के नेतृत्व में चलती है ना। माओ जो है वहाँ का एक स्थानीय निवासी है, जिसने जो है सभी के सभी जो साम्राज्यवादी थे, जो देश थे साम्राज्यवादी, उन सभी को जो है मार करके भगा दिया चाइना से। ठीक है, और फिर जो है माओ ने चाइना के अंदर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करी। अब याद करिए कि जब 1949 की हम बात कर रहे हैं तो ये कब का दौर है? ये है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, शीत युद्ध के अंदर क्या हो रहा था कि एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ था यूएसए। ठीक है, तो यूएसएसआर जिसको हम सोवियत संघ बोल रहे हैं, तो चीन जो है काफ़ी हद तक देखा जाए तो सोवियत संघ से प्रभावित था। ठीक है, और इसीलिए जो है चीन ने डिसाइड करा, माओ ने बेसिकली डिसाइड करा कि चीन के अंदर जो है समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम देखें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि समाजवादी में क्या होता है कि सब कुछ सरकार के हाथों में रहता है। ठीक है, तो सभी के सभी संसाधनों का जो है उपयोग सरकार के द्वारा किया गया, माओ की सरकार के द्वारा। ठीक है, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है ये लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं देने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। परंतु कुछ समय आगे, मतलब कुछ समय बाद, इनको जो है बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। वो समस्या इनको क्यों फेस करनी पड़ी, इसका बहुत ही एक मेन रीज़न है। वो क्या है कि उनकी जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ना, वही जो है उनके विकास में जो है बाधक बन रही थी। ठीक है, मतलब कि जो उनकी जो व्यवस्थित जो समाजवादी व्यवस्था है, यदि उसको विकास करना, समाजवादी व्यवस्था के मॉडल को अपना करके विकास करना है, तो जो जनसंख्या है ये बहुत बड़ी बाधा बन रही थी इनके विकास के अंदर। ठीक है, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमको जो है ना समाजवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी या उदारवादी व्यवस्था को अपनाना होगा। ठीक है, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये पूंजीवादी को अपनाना होगा, ये जो रियलाइजेशन है, ये जो आभास है, ये माओ के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि माओ जो है शुरुआत से ही जो है समाजवादी व्यवस्था के ऊपर ही जो है फोकस करता है। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है कि समाजवादी जो व्यवस्था है, ये सब कुछ जो है ना परंपरागत जो कृषि जो मेथड हुआ करते थे, तरीके हुआ करते थे, उसी के ऊपर जो है ये आधारित है। ठीक है, और क्या हुआ करता था कि खेती से जो पूंजी निकलता था उसको जो है ना सरकारी नियंत्रण के जो बड़े बड़े उद्योग थे उसमें लगा दिए जाते थे। ठीक है, और जब ये लगा दिए जाते थे तो थोड़ी बहुत वृद्धि होती थी, लेकिन क्या होता था, जनसंख्या के हिसाब से फिर से जो है वो उनके विकास के ऊपर, जो उनके कार्यक्रम है उनके ऊपर पानी फिर जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा बेसिक कि 1949 के अंदर चीन आज़ाद होता है। ठीक है, जैसे ही आज़ाद होता है तो वो समाजवादी व्यवस्था को अपनाता है और विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। परंतु सबसे बड़ी बाधक क्या होती है उनके लिए? उनकी जनसंख्या। ठीक है, तो उनकी जनसंख्या जो उनके विकास की प्रक्रिया के अंदर बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है। ठीक है, तो आज चलिए आपको नेक्स्ट सिखाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया कि चीन में बहुत बड़ी जनसंख्या थी जो कि उनके विकास के मार्ग में एक बाधा बन रही थी। ठीक है, तो इसलिए चीन के जो बाद के जो नेता थे, 1970 के बाद के जो नेता है, उनको एक रियलाइजेशन हुआ, उनको एक आभास हुआ कि हमको जो है ना चीन की अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़े बहुत सुधार करने पड़ेंगे। अब वो सुधार किस प्रकार के होंगे, उस चीज़ को लेकर के देंग शाओपिंग जो है बहुत ही कह सकते हैं हम, बहुत ही अग्रणी रूप से बाहर निकल करके आए। ठीक है, तो 1970 के बाद से, ठीक है, ये जो सुधारों की जो पहल हुई चीन के अंदर, जिसने चीन को जो है आज बहुत ही ताकतवर बना दिया आर्थिक रूप से, वो सब कुछ जो है ना 1970 के बाद के जो सुधार वाले निर्णय लिए गए थे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उस समय पर, ये उसी का नतीजा है सब कुछ।
ठीक है। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर ब्रीफली कि 1970 के बाद चीन के अंदर किस प्रकार के सुधार हुए जिससे कि आज जो है चीन एक आर्थिक पावर के रूप में उभरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1969 के अंदर, यहाँ पर पहले यहाँ पर आप समझिए कि 1972 के अंदर जो है चीन जो है अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर लेता है। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर देखिए आपको अमेरिका से इसने जो है चीन ने संबंध बना करके अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया, जबकि जो 1972 है, ये 1972 जो है शीत युद्ध का समय चल रहा है। तो शीत युद्ध के समय पे तो ऑब्वियसली चीन जो है प्रभावित किससे था, सोवियत संघ से था। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो अमेरिका के साथ मिल रखा है, तो ये तो धुंधलेबाजी कर रहा है एक तरफ से देखा जाए। बच्चों इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, वो क्या है कि चीन और सोवियत संघ के बीच में 1969 के अंदर छोटी सी भूमि को लेकर के युद्ध हो गया था। ठीक है, तो कहते हैं ना कि छोटे भाई के साथ बड़े भाई के साथ थोड़ी बहुत देर के लिए जो है लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने दोस्त के ऊपर चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ कि चीन और सोवियत संघ के बीच में 1969 के अंदर भूभाग को लेकर के थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, और इसी लड़ाई का जो है फ़ायदा उठा करके अमेरिका कहता है कि चीन को अपने पाले में लाने का ये सबसे अच्छा टाइम है, और इसीलिए जो है चीन जो है अमेरिका जो है चीन की यात्रा भी करता है। ठीक है, और उसके बाद से चीन को जो है अपने खेमे में लाने के लिए बहुत बार कोशिश भी करता है, जिससे कि उसने जो है 1972 के अंदर से कि राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास जो है समाप्त कर दिया है। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये जानने की होगी। और एक बार याद रखिएगा कि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि चीन ने कब आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास समाप्त किया। तो याद रखिएगा 1972 में जब अमेरिका से संबंध बनाए तभी जो है चीन ने अपना आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास समाप्त किया। ठीक है, अगला जो स्टेप है 1970 के बाद जो चीन के प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया था, जो कि काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण वो प्रस्ताव था, वो था कि 1973 के अंदर प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन, नाम याद रखिएगा बच्चों इसका। ठीक है, चाउ एन लाइन है कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, कि पूछा जा सकता है कि आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव किसने रखे थे, किस प्रधानमंत्री ने रखे थे, तो आप याद रखिएगा चीज़। ठीक है, तो चलिए आपका अगला स्टेप देखते हैं, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो एक कदम हुआ वो क्या था कि देंग शाओपिंग ने जो है 1978 के अंदर खुले द्वार की नीति अपना ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था के दीवार को, अपनी अर्थव्यवस्था के जो गेट है, रास्ते हैं, वो खोल देना किसी अन्य देशों के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, समाजवादी देश के लिए खासकर। तो ठीक है, तो चीन जैसा कि समाजवादी देश हुआ करता था जिस पे सरकार का पूरा नियंत्रण था, परंतु यहाँ पर 1978 के अंदर जो देंग शाओपिंग है, ये क्या कह रहे हैं कि हम जो है अपने गेट के दरवाजे खोल रहे हैं व्यापार करने के लिए दूसरे देशों के साथ भी। ठीक है, तो ये जो है देंग शाओपिंग व्यक्ति का नाम है। ठीक है, राष्ट्रपति थे उस समय के ये। तो इन्होंने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कुछ एक बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं कदम था चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। और फिर 1982 के अंदर जो है उनके वहाँ पर जो खेती का जो सामूहिक खेतीकरण का जो प्रणाली चला करता था, सामूहिक खेती का, उसको नष्ट करके निजीकरण का जो है, खेती में जो है निजीकरण का प्रस्ताव लाया गया। 1982 के अंदर खेती का जो है वहाँ पर निजीकरण कर दिया गया। और 1998 में जो है युद्ध उद्योगों का भी जो है निजीकरण कर दिया गया। उद्योगों का निजीकरण कैसे, उस समय पर जो सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग थे, जो कि याद है ना आपको शुरुआत में अभी बताया था मैंने, तो उन सभी उद्योगों को जो है निजीकरण के क्षेत्र में ला दिया गया। कब, 1998 के अंदर। और फिर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो है स्थापना भी की गई। यदि आपको नहीं पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है तो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़े से आगे में। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेप उसके लिए चाइना ने एक बहुत ही बड़ा सुधार ये किया कि चाइना को जो है एक एंट्री मिल गई। एंट्री कहाँ, वो जो है 2001 के अंदर जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो है वो सदस्य बन गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एक देश का सदस्य बनने के लिए ये WTO का सदस्य बनना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी एक राष्ट्र के लिए, खासकर तो साम्यवादी देशों के लिए। ठीक है, अब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अभी तक तो आपने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली है कि चीन कैसे आज़ाद हुआ। ठीक है, जब वो आज़ाद हुआ तो उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी बाधक बन रही थी उनके विकास के अंदर। ठीक है, जिसके वजह से जो है चीन में कुछ प्रकार की जो है ये 1970 के बाद से कुछ सुधार हुए। ठीक है, और वो सुधार कौन कौन से हुए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिस्ट में दिखा दी है। ठीक है, अब अगला आपका जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि चीन की वर्तमान अर्थव्यवस्था
चीन की वर्तमान अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ पर ये निजीकरण का बहुत ही मतलब कह सकते हैं खुला अवसर है, यहाँ पर निजीकरण विद्यमान है आज के समय पर चीन में। और जो पुरानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी बेसिकली जो है ये 1970, ठीक है, 1970 की जो पहले वाली अर्थव्यवस्था थी उसको बोला जा रहा है पुरानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जो कि माओ के नेतृत्व में चला करती थी, ठीक है। और वर्तमान में जो सी जिनपिंग की जी जो सी जिनपिंग है ना चाइना के राष्ट्रपति, उनके नेतृत्व में जो अभी चीन की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उन दोनों में क्या क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि 1970 से पहले जो माओ के नेतृत्व में पुरानी चीन की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी नियंत्रण में माओ के, उसमें और आज के समय में चीन की जो अर्थव्यवस्था, उन दोनों में क्या अंतर है, यही चीज़ें क्वेश्चन जो है ये डिमांड करेगा आपसे, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद के मार्ग में ले जाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है ना, वो देंग शाओपिंग को ही जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने जो है काफ़ी हद तक बोले तो सुधारों के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक कोटेशन कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इनके द्वारा जो कही गई थी, वो ये कही गई थी कि रास्ता नहीं लक्ष्य प्रधान होना चाहिए। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि रास्ता नहीं लक्ष्य प्रधान होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि जो ये 1949 के अंदर जब ये आज़ाद हुए थे तो उस समय पर इन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। परंतु बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इनकी जनसंख्या एक बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने रियलाइज़ करा कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा बनाना होगा और भी विकसित करना होगा, ठीक है। और इसीलिए जो है इन्होंने उदारवादी का रास्ता जो है चुना, ठीक है। उदारवादी बेसिकली पूंजीवाद को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने जो है पूंजीवादी व्यवस्था को जो है चुना। आपने देखा वो कार्टून के जो 2 साइकिल है ना, वो साइकिल वाला, आई होप कि वो कार्टून आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो उस कार्टून के अंदर का भी मतलब यही है कि एक तरफ है समाजवादी व्यवस्था को लेकर चल रहा है चाइना और एक तरफ है पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर के चल रहा है। उसकी जो दोहरीपन की नीति है वो यहाँ पर वो साइकिल के अंदर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें आ रही कि 1970 के बाद चीन ने जो है उदारवादी नीति को अपना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन तो आई होप कि समझ आ गया होगा टॉपिक का क्या मतलब है कि पुरानी अर्थव्यवस्था और इस समय की जो अर्थव्यवस्था है कि चीन की, उन दोनों में जो है क्या क्या अंतर है। तो चलिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है इन दोनों पुरानी और इस बार की अर्थव्यवस्था में, अब की अर्थव्यवस्था में, वो ये है कि खेती का निजीकरण में जो है बदलाव हुआ है। मतलब खेती का निजीकरण हुआ है इस बार, वो कैसे अब देखिए जरा। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि समाजवाद के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है खेती को लेकर के, उसको बोलते हैं हम सामूहिक खेती। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जिस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर मजदूर लोग जाते हैं ना काम करने के लिए, दिहाड़ी लेते हैं पर डे की, उसी तरह जो है खेतों में मजदूर लोग जाते हैं एज ए कृषि जो होते हैं ना, जो काम करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो लोग जाते हैं खेती के अंदर, खेत के अंदर काम करने के लिए एज अ मजदूर, लेबर की तरह जो जाते हैं, अपना काम करते हैं और घर आ जाते हैं, ठीक है। और तो उनको जो है अपनी सैलरी तो मिल रही है, उनकी फिक्स सैलरी, क्योंकि ये गवर्नमेंट करवा रही है, साफ सीधी बात है, ठीक है। इससे क्या होता था कि मजदूरों का जो है ना वो इंटरेस्ट रहता नहीं था, ठीक है। तो वो अपना जी चुराते थे, काम करने में जो है वो बहुत ही पीछे रहते थे, अपना जी चुराते थे, मन लगा के काम करते ही नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कृषि की में जो है ना पैदावार जो है बहुत ज़्यादा घट गई। और जब ये घटने लगी तो सरकार को रियलाइजेशन हुई कि नहीं जी ये तो बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है सरकार ने क्या करा कि सामूहिक जो खेती हो रही थी ना उसको ना समाप्ति कर दिया। कहा कि हम कराएंगे नहीं, तुम लोग आते हो लेबर की तरह काम करते हो, अपनी पेमेंट लेते हो चले जाते हो, और यहाँ पर जो है पैदावार जो है बार बार घटे जा रही है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई थी सरकार के लिए, ठीक है। तो उस समय पर सरकार ने एक अपना माइंड लगाया, वो क्या कि यदि किसी व्यक्ति को वो जो भूमि उसको अगर उसका मालिक बना दिया जाए तो वो जो किसान है वो बहुत ही जी जान से अपना काम करेगा उस भूमि को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सामूहिक खेती को समाप्त करके अब सरकार क्या कर रही है कि हर एक किसान को भूमि का मालिक बना रही है। अब जब भूमि का मालिक बनाएगा तो अगले 1-2 सालों के अंदर ही ये महसूस किया गया कि इससे जो है ना प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, पैदावार के अंदर आश्चर्यजनक जो है वृद्धि होती है, ठीक है, आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। जब ये आश्चर्यजनक वृद्धि होती है तो ये जनसंख्या को भी जो है वहाँ की संभाल लेगा, एक तरफ से ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला आपका जो डिफरेंस है अगला वो है नई आर्थिक नीति को लेकर के आना। पुरानी वाली जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी चीन की, उसके अंदर नई आर्थिक नीति नहीं थी, और जो बाद में आई देंग शाओपिंग के बाद जो आई 1970 के बाद, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नई आर्थिक नीति को जो है लाया गया। जब नई आर्थिक नीति बनाई गई तो उसी के कंटिन्यूशन में जो है
सेज की स्थापना की गई। सेज क्या होता है? बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। आप जरा समझिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये पूरा देश हो गया, ठीक है, सपोज ये चाइना ही है पूरा, ठीक है। जब चाइना ने यदि कहा कि ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको जो है हम सेज घोषित करते हैं। सेज का मतलब क्या है? स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर औद्योगिक कार्यवाही हो रही है। कोई भी व्यक्ति आकर के अपना उद्योग धंधा यहाँ पर चला सकता है बिना टैक्स पे किए। बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम जो है टैक्स पे किया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और सरकार जो है बहुत सारी रियायतें देती है, बहुत सारी छूट देती है। जो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र घोषित किया गया ना, इसके अंदर जो कोई भी उद्योग धंधा अपना लगाएगा, अपना बिजनेस सेटअप करेगा, उसके लिए बहुत सारी छूट दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। और यही स्पेशल मतलब है यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। कि यदि आप मान लो कि सरकार ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, और यदि आप जो है अपना उद्योग धंधा यहाँ लगाते हो इस क्षेत्र के अंदर, तो आपको जो है ना सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। सरकार जो है आपको कोई रियायत भी नहीं देगी, आपको कोई छूट भी नहीं देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका घाटा जाएगा। और यदि यही जो उद्योग धंधा जो जहाँ पर सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, जिस क्षेत्र को घोषित कर रखा है, उसी क्षेत्र के अंदर आकर के अगर यदि आप अपना धंधा खोलते हैं, तो आपको जो धंधा है उसके अंदर जो है सरकार को बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से आपको जो सरकार जो है रियायत और छूट भी देगी, ठीक है। तो यही होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब। जब चीन की सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया, तो वहाँ पर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बहुत सारे क्षेत्रों को उसने अपने घोषित कर दिया, ठीक है। और जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया, तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आई, और उसके साथ जो है वो FDI भी लेकर के आई। ये FDI क्या होती है? FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जो बाहर से मुद्रा जिसके अंदर इन्वेस्ट की जा रही है, उसी को जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों की आई थी इस प्रकार की चीज़ें? क्योंकि उस समय पर जो है चाइना के अंदर जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया गया, तो उसके बाद जो है चाइना के जो खुद के जो उद्योगपति हैं वो स्वतंत्र हो गए अपना काम करने के लिए। उनके ऊपर जो ज़्यादा दबाव नहीं डाला गया, ठीक है। और वो बहुत ही स्वतंत्र रूप से अपना काम करने लग गए, जिसके वजह से प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, ठीक है। और जब वृद्धि हुई, इससे जो है उद्योगपति को तो लाभ हुआ ही हुआ, इससे जो है सरकार की जो आमदनी है उसमें भी जो है बढ़ोतरी हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार की जो आमदनी है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो ये जो है पूरा आज का आपका टॉपिक है। आई होप एक चीज़, सॉरी, 2 पॉइंट और रह गए आपके यहाँ पर। वर्तमान और वो पुरानी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? एक अंतर ये है कि WTO की सदस्यता ले ली चीन ने। वो कब? चीन ने ना 2001 के अंदर WTO का मेंबर बन गया, ठीक है। और जब ये WTO का मेंबर बन गया, इससे क्या हुआ कि नए क्षेत्रों के लिए जो ना अपनी अर्थव्यवस्था जो है चीन ने खोल दी, जिसके वजह से होटल हो गए, बीमा कंपनी हो गए, सब कुछ जो है उनके निजी हाथों में चला गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस समय पुरानी अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं हुआ करता था चीन के ये सब, और अब की जो नई अर्थव्यवस्था है चीन की, उसके अंदर ये चीज़ आ गई है, ठीक है। और अगला जो आपका डिफरेंस है पुरानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था और इस समय की अर्थव्यवस्था में, वो ये है कि संपत्ति कानून के अंदर जो है बदलाव किए गए। 1970 से पहले क्या होता था कि यदि सरकार किसी भी क्षेत्र को या फिर किसी भी घर को या किसी भी ज़मीन को हड़प लेती है या फिर कब्जा कर लेती है, बोलती है कि हमको यहाँ पर जो है कल्याणकारी कार्य करना है, कोई मेट्रो बनाना है, तो उस क्षेत्र के ऊपर जिसका मालिकाना हक होता था उसको मुआवजा नहीं दिया जाता था, ठीक है। परंतु 2007 के अंदर जो है संपत्ति संबंधित जो कानून है उसमें बदलाव किया गया। उसमें बदलाव ये किया गया कि अब से यदि सरकार किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेती है, तो उसके मालिक को जो है ना मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 डिफरेंस थे पुरानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था और इस समय की अर्थव्यवस्था के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है तो हमारा खत्म होता है, ठीक है। और आपका जो अगला पार्ट आएगा पार्ट 4, उसके अंदर जो है ना 1 मार्क से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना आपकी पेपर के अंदर, उसके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके ये जो है वीडियो बनाई जाएगी, अगली जो आपका पार्ट 4 होगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।